धूल स्पर्श भाग एक हिंदी रामविलास शर्मा। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? उत्तर, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। नंबर दो, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? उत्तर, लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने मलने के सुख को दुर्लभ माना है, क्योंकि यह मिट्टी तेल और मट्ठे से सजाई जाती है। इससे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। तीसरा, मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती है? उत्तर, मिट्टी की आभा धूल है। मिट्टी की पहचान उसके धूल से ही होती है। लिखित क, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? उत्तर, धूल का जीवन में बहुत महत्व है। कोई भी शिशु धूल से सनकर विविध खेल खेलता है। यह धूल जब शिशु के मुख पर पड़ती है तो उसकी स्वाभाविक सुंदरता निखर जाती है। इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। दो, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? उत्तर, हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है क्योंकि धूल के प्रति उनमें हीन भावना है। वैसे सुंदरता के लिए खतरा मानते हैं। इस धूल से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे आसमान में घर बनाना चाहते हैं, जिससे धूल में उनके बच्चे बचे। वे कृत्रिम चीजों को पसंद करते हैं, कल्पना में विचरते रहना चाहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। धूल की कीमत को वह नहीं पहचानते। 3, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उत्तर, अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी से भिन्न है। इसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है। इसे देवता पर चढ़ाया जाता है। पहलवान को अखाड़े की मिट्टी ही विश्व विजयी बनाती है। 4, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? उत्तर, श्रद्धा विश्वास का, भक्ति हृदय की भावनाओं का और स्नेह प्यार के बंधन का प्रतीक है। व्यक्ति धूल को माथे से लगाकर उसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। योद्धा धूल को आंखों से लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है। इस प्रकार धूल अपने देश के प्रति श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है। 5, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? उत्तर, नगरीय सभ्यता में सहजता के स्थान पर कृत्रिमता पर जोर रहता है। वह धूल से बचना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। उन्हें कांच के हीरे अच्छे लगते हैं। वे वास्तविकता से दूर रहकर बनावटी जीवन जीते हैं। इस तरह लेखक ने धूल पाठ में नगरीय सभ्यता पर व्यंग किया है। ख, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधली को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? उत्तर, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधली को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि वह उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। बनावटी प्रसाधन भी वह सुंदरता नहीं दे पाते। धूल से उनकी शारीरिक कांति जगमगा उठती है। 2, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? उत्तर, धूल और मिट्टी में उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी रूप है तो धूल प्राण है। मिट्टी की आभा धूल है तो मिट्टी की पहचान भी धूल है। 3, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? उत्तर, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। शिशु के मुख पर धूल फूल की पंखुड़ियों के समान सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता को निखारती है। सायंकाल गोधली के उड़ने की सुंदरता का चित्र ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत करती है, जो कि शहरों के हिस्से नहीं पड़ती। 4, हीरा वही धन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा वही धन चोट न टूटे का अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी न टूटे और अटूट होने का प्रमाण दे। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत और सुदृढ़। वे कठिनाइयों से नहीं घबराते। 5वां, धूल धूली धुली धूरी और गोधुली की व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धूल यथार्थवादी गद्य है तो धूली उसकी कविता, धुली छायावादी दर्शन है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। गोधली गायों एवं ग्वालों के पैरों से सायंकाल में उड़ने वाली धूली है
जो गांव के जीवन की अपनी संपत्ति है। छठा, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने पाठ धूल में धूल का महत्व स्पष्ट किया है कि धूल से ही हमारा शरीर बना है, परंतु आज का नगरीय जीवन इससे दूर रहना चाहता है, जबकि ग्रामीण सभ्यता का वास्तविक सौंदर्य धूल ही है। 7, कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, लेखक से पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पर पत्र में गोधली बेला में आने का आग्रह किया गया तो उसने इसे कविता की विडंबना माना, क्योंकि कवियों ने गोधली की महिमा बताई है, परंतु यह गोधली गायों ग्वालों के पैरों से उड़ती ग्राम की धूली थी। शहरी लोग इसकी सुंदरता और महत्ता को कहाँ समझ पाते हैं। इसका अनुभव तो गांव में रहकर ही किया जा सकता है। यहाँ तक कि कविता के पास भी इसके महत्व के बयान की क्षमता नहीं होती। ग, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई हैं, जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इस कथन का आशय यह है कि जिस तरह फूल के ऊपर धूल आ जाने से वह उसकी सज्जा को बढ़ाती है, उसी प्रकार शिशु के मुख पर धूल उसकी सुंदरता को और भी निखार देती है। 2, धन्य धन्य वेन है नर मेले, जो करत गात कनिया लगाए, धूरी ऐसे लरिकान की। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है? उत्तर, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वह नर धन्यवाद के पात्र हैं जो धूरी भरे शिशुओं को गोद में उठाकर गले से लगा लेते हैं। बच्चों के साथ उनका शरीर भी धूल से सन जाता है। लेखक को मैले शब्द में हीनता का बोध होता है, क्योंकि वह धूल को मैल नहीं मानते। ऐसे लरिकान में भेद बुद्धि नजर आती है। तीसरा, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। उत्तर, लेखक मिट्टी और धूल में अंतर की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे चांद के बिना चांदनी नहीं होती, देह के बिना प्राण नहीं होते। यदि शब्द ना हो तो लेख या कविता में रस कहाँ से आएगा? उसी तरह मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल से ही होती है। 4, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। उत्तर, लेखक का इस वाक्य से आशय है कि जिस धूल को वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, धूल मस्तक पर लगाते हैं, किसान धूल में ही सनकर काम करता है, उस धूल से बचने की कोशिश की जाती है। नगरीय लोग इसे तुच्छ समझते हैं, चाहे वे देश की धूल को माथे से ना भी लगाएं, परंतु उसकी वास्तविकता से तो परिचित हों। 5वां, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। उत्तर, यह कांच की तुलना नगरीय सभ्यता से तथा हीरे की तुलना ग्रामीण सभ्यता से की गई है। हीरा बहुत मजबूत होता है और कांच एक चोट से टूट जाता है और बिखर कर दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। हीरा हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता। ये बात दोनों के परीक्षण के बाद ही पता लगती है। हीरा कांच को काटता है, उसी तरह ग्रामीण हीरे की तरह मजबूत और सुदृढ़ होते हैं। वे उलटकर वार भी कर सकते हैं। समय का हथौड़ा इस सच्चाई को सामने लाता है। भाषा अध्ययन। पहला, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। उदाहरण, विज्ञप्ति, वि उपसर्ग और ज्ञप्ति, संसर्ग, उपमान, संस्कृति, दुर्लभ, निर्दमवदव, प्रवास, दुर्भाग्य, अभिजात, संचालन। उत्तर, उदाहरण, विज्ञप्ति, वि उपसर्ग, ज्ञप्ति शब्द। पहला, संसर्ग, सम उपसर्ग, सर्ग शब्द। दूसरा, उपमान, उप उपसर्ग, मान शब्द। तीसरा, संस्कृति, सम उपसर्ग, संस्कृति शब्द। चौथा, दुर्लभ, दुर उपसर्ग, लभ शब्द। पांचवा, निर्वदम, निर उपसर्ग, दमदव शब्द। पांचवा। छठा, प्रवास, प्र उपसर्ग, वास शब्द। सातवां, दुर्भाग्य, दुर उपसर्ग, भाग्य शब्द। आठवां, अभिजात, अभि उपसर्ग, जात शब्द। नवां, संचालन, सम उपसर्ग, चालन शब्द।
If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.